हेलो फ्रेंड्स। मैं फिर से हाजिर हूँ एक नई स्टोरी लेकर। स्टोरी का नाम है मेरे दिल की गहराई से। इस स्टोरी को हम वांग जियान और जियान वांग दोनों ही कह सकते हैं। क्यों? ये तो स्टोरी सुनने के बाद ही पता चलेगा। ये स्टोरी एक ब्लाइंड डेट से शुरू होती है और बाद में शादी तक पहुँचती है, और उसके बाद एक अजीब साइकोलॉजिकल कंडीशन का खुलासा होता है। क्या इस साइकोलॉजिकल कंडीशन का असर उनकी शादी पर पड़ेगा? क्या वो दोनों एक दूसरे से प्यार और भरोसा कर पाएंगे? जानने के लिए सुनते रहिए मेरे दिल की गहराई से। लानवांग जी अपने कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठा है। मॉनिटर में एक ब्लैंक पेज में बस एक ही लाइन लिखी हुई है, मेरे दिल के गहराई से। बाकी पूरी सीट खाली पड़ी है। वो एक पोएट और सॉन्ग राइटर है। उसे अगले 2 दिन में एक सॉन्ग लिख के सबमिट करना है, जिसमें एक लवर अपने प्यार का इजहार कर रहा है। लास्ट 5 दिन में वो सिर्फ गाने का नाम ही सोच पाया है और कुछ नहीं। लानवांग जी बचपन से ही इंट्रोवर्ट है। वो कभी कोई दोस्त भी नहीं बना पाया। स्कूल में वो बस चुपचाप कुछ ना कुछ पढ़ता रहता था। बाकी लड़कों के साथ कभी वो क्लोज नहीं हो पाया। लव और रोमांस के बारे में उसका कोई प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी नहीं है। पर उसने इतने सारे लव स्टोरीज और पोएम पढ़ी है कि उसी से वो कविताएं और गाने लिख लेता है और उससे कमा भी लेता है। पर आजकल पता नहीं क्यों वो कुछ लिख नहीं पा रहा है। जो भी उसके दिमाग में आ रहा है, उसे लग रहा है उससे पहले किसी ना किसी ने वो लिख दिया है, और उसने भी कहीं ना कहीं वो सब लिख दिया है। लैनवांग जी ने सोचा, ऐसे टाइम वेस्ट करने से अच्छा होगा अगर वो कुछ देर सो जाए। पर सो लेगा तो लिखेगा कब? उसने ग्रीन टी पीने का सोचा, पर उठकर बनाने का भी मन नहीं हुआ। अचानक उसका फ़ोन बज उठा। उसने देखा उसके बड़े भाई ने कॉल किया है। थोड़ी देर रिंग होने के बाद उसने बेमन से फ़ोन उठा लिया। जान, तुम रेडी हो गए हो ना? भैया ने पूछा। किस लिए? लनवांग जी ने पूछा। मुझे पता था कि तुम भूल जाओगे। जल्दी करो, 1 घंटे में तुम्हें कैफ़े पहुंचना है, भैया ने कहा। 1 घंटे में कैफ़े में? क्यों? लानवांग जी ने पूछा। तुम्हें मिस्टर वोई से मिलना है, भूल गए हो? चाचा जी ने कहा है एक बार मिलने के लिए, उसके बाद तुम्हारी मर्जी, भैया ने कहा। भैया, मुझे नहीं मिलना है किसी से। मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता है, लानवांग जी बच्चों की तरह बोलता है। ऐसे कैसे चलेगा जान? लोगों से मिलना पड़ेगा ना तुम्हें, भैया ने कहा। पर भैया, मैं अकेले ही ठीक हूँ, चुपचाप अपने कमरे में कविता लिखते हुए और सोते हुए, वांग जी ने कहा। पता है तुम ठीक हो, पर सोचो, अगर तुम्हें पता चले कि प्यार असलियत में क्या होता है, तो तुम्हारी कविताओं में और गहराई आ जाएगी, भैया ने कहा। पर भैया, आपको लगता है मुझे उस मिस्टर वॉइस से प्यार हो पाएगा? वांग जी ने पूछा। वो तो पता नहीं, पर तुम इस बहाने घर से निकलोगे तो क्या पता किसी और से ही प्यार हो जाए। और सुनो, अच्छे से तैयार होकर जाना। थोड़ी देर में लानवांग जी अपने घर से निकल पड़ता है। भैया की बातों से वो निकल तो पड़ा, पर वो अच्छे से रेडी नहीं हुआ। क्या फ़ायदा? उसने सुना था कि मिस्टर वोई का कॉस्मेटिक्स मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है। उन्होंने पता नहीं कितने अच्छे अच्छे मॉडल्स देखे होंगे। लानवांग जी उनको इम्प्रेस करने जैसा तैयार नहीं हो पाता। और ऐसे भी उसे थोड़ी ना मिस्टर वोई को इम्प्रेस करना है, वो तो खुद ही उनको रिजेक्ट करने वाला है। लानवांग जी 25 साल का हो गया है और अकेला रहता है। स्टूडेंट लाइफ से ही वो लिखा करता था। पढ़ाई ख़त्म करके वो जॉब करने लगा था, पर रेगुलर ऑफिस जाना उसे पसंद नहीं आया। इसके पीछे एक रीज़न तो ये है कि उसे अकेले रहना पसंद है, पर उससे भी बड़ा एक और रीज़न है। लानवांग जी को इंसोम्निया है, जिससे वो रात को सो नहीं पाता। पर इसका मतलब ये नहीं कि वो सोता ही नहीं है। वो दिन में छोटे छोटे नैप लेता रहता है। स्टूडेंट लाइफ में तो उसे दिन में नैप लेने का मौका मिलता था, पर ऑफिस में ये फैसिलिटी नहीं थी। इसलिए उसने रेगुलर जॉब छोड़कर कमीशन का काम करना शुरू करा। इस तरह के काम से वो अपना खर्चा ठीक ठाक चला ही लेता है। उसके पेरेंट्स की मौत के बाद उसे विरासत में एक घर मिला है, जिसमें वो अपनी पढ़ाई खत्म करने के बाद से रहने लगा है। इसके साथ उसे कुछ पैसे और ज्वेलरी भी मिले हैं, जिसे उसने इमरजेंसी के लिए बैंक में ही रख दिया है। इतने सालों में ना तो लानवांग जी को किसी लड़की से प्यार हुआ, ना ही किसी लड़की को उससे। जब वो 24 साल का हो गया, पर उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं बनी, तब उसके चाचा जी और भैया उसको लड़कियों के साथ ब्लाइंड डेट पर भेजने लगे। पर एक भी डेट सक्सेसफुल नहीं हुई। होगी भी कैसे? लानवांग जी को तो लड़कियों से बात करनी ही नहीं आती। बाद में उसके घर वालों को लगा शायद उसे लड़कियां पसंद नहीं हैं, इसलिए उन लोगों ने एक आदमी के साथ उसका ब्लाइंड डेट फिक्स कर दिया। पर लनवांग जी को तो शादी ही नहीं करनी है। उसे लगता है कि वो बदसूरत है और उसकी कमाई भी कम है। उसे नहीं लगता कोई भी उसके साथ रहना चाहेगा।
क्योंकि उसकी कमाई में फैमिली का खर्चा नहीं चलेगा। इतने कम पैसों में वो अपने पार्टनर को कैसे खुश करेगा। लेकिन वो किसी अमीर लड़की से शादी करके उसके सहारे भी ज़िंदगी नहीं गुजारना चाहता है। ऐसे भी उसे नहीं लगता कोई अमीर लड़की उससे शादी करना चाहेगी। आज जिस आदमी से वो मिलने जा रहा है, सुना है उसका अपना बिजनेस है, तो उसके पास पैसे भी होंगे। अगर उस आदमी से उसकी शादी होती है तो उसे उसके साथ उसकी वाइफ बनकर रहना पड़ेगा। लान वांगजी को यह हरगिज़ मंजूर नहीं है। लान वांगजी को अपनी मर्दांगी पसंद है। वो औरत की ज़िंदगी नहीं जीना चाहता है। और फिर अगर वो उस आदमी के पैसे से जिएगा तो उसकी क्या इज्जत रह जाएगी। ये सब सोचते सोचते वो कैफ़े पहुंच गया। वहां जाकर उसने देखा मिस्टर ओई का कोई अता पता ही नहीं है। क्या वो लेट आया है? लान वांगजी घड़ी में देखता है कि वो बस 5 मिनट ही लेट है। मिस्टर ओई अभी तक आए ही नहीं। लान वांगजी खुश होकर बैठ जाता है। उसके मन में आशा है कि मिस्टर ओई शायद आएंगे ही नहीं। अगर ऐसा हो तो वो बहुत बढ़िया होगा। लान वांगजी इधर उधर देखता रहता है। कैफे में कुछ कपल्स थे। उनके तरफ देखते देखते उसे कुछ इंस्पिरेशन आ जाता है और वह अपना फ़ोन निकाल कर कुछ लिखने लग जाता है। उसने ध्यान ही नहीं दिया कब एक आदमी आकर उसके सामने खड़ा हो गया था। वो तो बस लिखे जा रहा था। कुछ लाइनें लिखने के बाद जब वो आगे का सोचते हुए अपना सर उठाता है तब वो देखता है कि उसके सामने कोई खड़ा है। वो चौंक जाता है। सामने वाले आदमी ने कहा, मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। आई एम सॉरी। क्या मैं यहाँ बैठ जाऊँ? लान वांगजी को पता नहीं था वो कौन था। उसे पता भी नहीं था वो क्या बोले। उसने कहा, आप? मैं वुई वुक्सियान। तुम लान वांगजी ही हो ना? वुई वुक्सियान ने कहा। लान वांगजी हाँ में जवाब देता है। वुई वुक्सियान सामने वाले चेयर पर बैठ जाता है। लान वांगजी सोचता है ये कैसा आदमी है, देर से आया है पर सॉरी भी नहीं बोला और बैठ गया। तुम कविता लिख रहे थे? वुई वुक्सियान ने पूछा। नहीं, मैं बिजनेस डील बना रहा था, लान वांगजी ने सोचा। पर उसने हंसकर जवाब दिया, हाँ वो एक डेडलाइन है। तब तो लगता है मैंने तुम्हें डिस्टर्ब कर दिया, वुई वुक्सियान ने हंसकर कहा। लान वांगजी अपने मन में बोलता है, हाँ कर दिया तो अब अगर आप चले जाओ तो मैं अपना काम पूरा कर लूँ। पर वो मुंह में हंसी लाकर बोलता है, कोई बात नहीं, मैं बाद में लिख लूँगा। तो तुम एक कवि हो? वुई वुक्सियान ने फिर से पूछा। नहीं, मैं एक मर्डरर हूँ, लान वांगजी ने सोचा। पर वुई वुक्सियान के सामने उसने बस अपनी गर्दन हिलाई। मुझे साहित्य के बारे में ज़्यादा नहीं पता, मुझे ये सब समझ नहीं आता है। मैं अपना पूरा टाइम बस बिजनेस में ही लगा देता हूँ। वुई वुक्सियान की ये बात सुनकर लान वांगजी को थोड़ा चैन मिला। वो सोच रहा था कहीं वो आदमी उसे कविता सुनाने ना बोल दे। अच्छी बात है, उसे ये सब पसंद नहीं है। ये रिश्ता फिर आगे नहीं बढ़ने वाला है। तुम्हें कॉस्मेटिक्स इंडस्ट्री के बारे में कुछ पता है? कैसे मैन्युफैक्चरिंग होती है और कैसे पैकिंग होती है? वुई वुक्सियान ने पूछा। नहीं, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता है, लान वांगजी ने जवाब दिया। वो समझ नहीं पाता है वुई वुक्सियान उसे ये सब क्यों पूछ रहा है। मुझे बताना तुम कब फ्री हो, मैं तुम्हें अपनी फैक्ट्री दिखाने ले जाऊंगा, वुई वुक्सियान ने कहा। फैक्ट्री देखकर मैं क्या करूंगा? हम तो ब्लाइंड डेट पर आए हैं ना, लान वांगजी हैरान होकर बोलता है। लान वांगजी, मेरी फैक्ट्री ज़्यादा बड़ी नहीं है और मैं ज़्यादा अमीर भी नहीं हूँ। कोई भी डिसीजन लेने से पहले मैं ये सब चीज़ें क्लियर कर लेना चाहता हूँ, वुई वुक्सियान ने कहा। कौन सा डिसीजन? क्या आप मुझसे शादी करने के लिए राजी हो गए? लान वांगजी ने घबरा कर पूछा। अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है, वुई वुक्सियान ने कहा और लान वांगजी को ये सुनकर थोड़ा चैन मिला। एक्चुअली मैं ये सोच रहा था कुछ भी डिसीजन लेने से पहले क्यों ना हम थोड़ा एक दूसरे को जान ले, वुई वुक्सियान ने कहा। लान वांगजी उसके तरफ देखने लगा और मन में सोचने लगा, क्या फ़ायदा, ऐसे भी ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ने वाला है। इस आदमी को कविताएं पसंद नहीं है, इसके साथ मैं कैसे रहूँगा। इसका कॉस्मेटिक्स का बिजनेस है जिसमें मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। पर वो मुझे वो सब दिखाना चाहता है, बाद में ये ना बोले कि तुम ऑफिस चल के काम में हाथ बटाओ। अरे ये सब मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं थोड़े ही ना इस आदमी से शादी करूँगा। देखो, अगर हम एक दूसरे को जान लेंगे तो हमें पता चलेगा कि हम एक दूसरे के साथ रह पाएंगे या नहीं। उसी हिसाब से हम फैसला कर लेंगे, वुई वुक्सियान ने धीरे से कहा। आप आज ही मुझे कैंसिल कर सकते हैं, मुझे बुरा नहीं लगेगा, लान वांगजी ने कहा। क्यों बुरा नहीं लगेगा? वुई वुक्सियान सीधा होकर बैठता है। क्या मैं इतना बुरा हूँ? तुम्हें मेरी शक्ल पसंद नहीं आई? नहीं नहीं, शक्ल तो आपकी अच्छी है, लान वांगजी ने जवाब दिया। उसने वुई वुक्सियान को अच्छे से देखा। वुई वुक्सियान का फेस थोड़ा क्यूट सा है और थोड़ा हैंडसम। उसके चेहरे में एक हल्की सी हंसी है जो उसके चेहरे में एक खूबसूरती ला रही है। उसकी बॉडी पतली और पैर लंबे हैं। उसने अच्छे कपड़े पहन रखे हैं
और साथ में कीमती घड़ी। सब कुछ मिला के उसको देखकर लग रहा है वो इजीली लोगों को अट्रैक्ट करता है। कैफ़े के वेटर ने भी उससे बहुत ज़्यादा पोलाइटली बात की। तो क्या मैं ज़्यादा बोलता हूँ इसलिए तुम बोर हो गए? वही वुक्शन ने कहा। नहीं, ये बात भी नहीं है, लान वांगजी ने जवाब दिया। तुम कुछ पूछ नहीं रहे हो, इसलिए मुझे ही अपने बारे में बोलना पड़ रहा है, वही वुक्शन ने कहा। लान वांगजी चुपचाप सोचता है, इतना तो बोले जा रहे हो, अब क्या मैं आपका बायोडेटा पूछूं? वही वुक्शन फिर से बोलता है, जब मैं स्कूल में था तब एक बार 2-3 महीने के लिए मैंने एक लड़की को डेट किया था। उसने स्कूल चेंज कर लिया तो हमारा रिश्ता ख़त्म हो गया। उसके बाद कभी भी कोई मुझे पसंद नहीं आया, इसलिए मुझे पता नहीं है मुझे किस तरह के लोग पसंद है। मुझे तो ये भी पता नहीं है कि मुझे लड़कियां पसंद है, लड़के पसंद है या फिर दोनों ही पसंद है। अगर तुम्हें प्रॉब्लम ना हो तो क्या हम कुछ दिन ऐसे ही मिल सकते हैं ताकि पता चले कि मुझे क्या चाहिए? लान वांगजी उसके सामने बैठे हुए अजीब इंसान को देखने लगा। उसके पास इतना फालतू टाइम नहीं है कि वो रोज इसकी बकबक सुनता रहे, पर वो ये बात बोल भी नहीं पाता है। चाचा जी ने और भैया ने उसे कहाँ फंसा दिया। बताओ कब चलोगी मेरी फैक्ट्री देखने? वही वुक्शन ने पूछा। मेरी एक डेडलाइन है, लान वांगजी धीमी आवाज़ में बोलता है। हाँ, इसीलिए तो आज चलने के लिए नहीं कहा। जब तुम्हारा ये काम पूरा हो जाएगा तभी चलना, मैं आकर तुम्हें ले जाऊंगा, वही वुक्शन बोलता है। मिस्टर ओय, मुझे कॉस्मेटिक्स के बारे में कुछ पता नहीं है, लान वांगजी बोलता है। अरे वहाँ बहुत सारे लोग भी हैं, उनसे मिलकर शायद तुम्हें कविता लिखने में कोई इंस्पिरेशन ही मिल जाए, वही वुक्शन बहुत सीरियस होकर बोलता है। लान वांगजी हंस देता है। ये उसके जैसे इंट्रोवर्ट लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। वो खुद तो किसी से दोस्ती नहीं कर पाते हैं, पर अगर कोई उनसे दोस्ती करना चाहे तो उनसे वो भागने लगते हैं और बाद में बोलते हैं कि उनका कोई दोस्त नहीं है। उसे एक फैक्ट्री विजिट का मौका मिल रहा है और वो मना कर रहा है। शादी ना हो ना सही, पर लोगों से मिलने का मौका तो मिल रहा है। अगर वो बाहर के लोगों से नहीं मिलेगा तो उसे नया आइडिया कहाँ से आएगा? आज बाहर आकर ही तो उसे अपनी कविता के लिए आइडिया मिला ना। मैं एक और बात बता देना चाहता हूँ, इस बिजनेस का मैं अकेला मालिक नहीं हूँ। इसमें मेरे 2 पार्टनर्स हैं, जियान चिंग और ओइन चिंग। हम लोग स्टूडेंट लाइफ से दोस्त हैं और इस कंपनी में हम सबका बराबरी का शेयर है, वही वुक्शन ने कहा। मैं ये सब जानकर क्या करूँगा? लान वांगजी सोचता है। उसे तो बस फैक्ट्री विजिट करनी है, फिर वापस चुपचाप अपने घर में बैठ जाना है। वो चुपचाप कॉफ़ी पीता रहता है। कॉफ़ी ख़त्म होने के बाद वही वुक्शन ने पूछा, क्या तुम अपनी गाड़ी से आए हो? मिस्टर ओय, लान वांगजी ने कहा, मेरे पास गाड़ी नहीं है। मैं घर से नहीं निकलता हूँ, इसलिए मुझे उसकी ज़रूरत भी नहीं है और गाड़ी खरीदने के लिए मेरे पास पैसे भी नहीं हैं। वही वुक्शन ने कहा, एक्चुअली मैं तुम्हें घर छोड़ने का सोच रहा था। उससे मैं तुम्हारा घर पहचान लूँगा और फैक्ट्री विजिट के दिन तुम्हें घर से ही पिक कर लूँगा। लान वांगजी सोचने लगा, क्या मुझे इस बकबकिए को अपना घर दिखाना चाहिए? कहीं ये बार बार आकर मेरा दिमाग ना खा ले। बहुत सोच विचार करने के बाद भी वो वही वुक्शन का ऑफ़र रिजेक्ट नहीं कर पाया और उसकी गाड़ी में जाकर बैठ गया। दोस्तों, आज का ये पार्ट यहीं ख़त्म होता है। आप लोगों को ये पार्ट कैसा लगा कमेंट करके बताना मत भूलना, और स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक करना भी मत भूलना। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।